घोसी उपचुनाव का प्रचार थम चुका है और 5 सितंबर को अब वोटिंग होगी। अब वोटिंग की बारी है और उसके बाद फिर नतीजों की बारी है। यानी 8 सितंबर को नतीजे आएंगे, 5 को वोटिंग होगी। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। त्रिपुरा में 2 सीट और केरला, झारखंड, पश्चिम बंगाल में एक एक सीट पर चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी एक एक ऐसी सीट है जिस पे उपचुनाव हो रहा है। और यूपी के घोसी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बीच अहम मुकाबला और प्रचार का जो शोर है वो थम चुका है। अब 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। तस्वीर उस दिन साफ हो जाएगी, जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ गई। तो 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें त्रिपुरा में 2 सीटें हैं। केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल में एक एक सीट पर उपचुनाव होना है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की भी एक एक सीट इसमें शामिल है। पीयूष इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, 6 राज्य, 7 चुनाव और उसको लेकर चूंकि आज प्रचार का जो शोर है वो थम गया, अब 5 तारीख को मतगणना होगी, मतदान होगा, माफ कीजिएगा। पीयूष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही। फिर कोशिश करेंगे विस्तार से वो बता पाए, हम उनसे संपर्क करें और वो बताएं कि कैसे किस तरह की अब तैयारियां हैं। चूंकि एक पड़ाव है जो पार हो चुका है, यानी जो प्रचार है वो तमाम पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में किया और अब चूंकि जो मतदान है वो होगा 5 तारीख को, उसके बाद 8 तारीख को मतगणना होगी, यानी नतीजे 8 को आएंगे। और महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन हो रहा है। आंदोलनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच संघर्ष भी हुआ। जालना जिले के अंतरावाली सराठी में पुलिस ने मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। आंदोलनकारी पर हुए लाठीचार्ज को लेकर काफी नाराजगी भी है और कांग्रेस के विधायक और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रतिक्रिया देते हुए राज्य और मोदी सरकार पर निशाना साधा। ये सरकार ने जानबूझकर किया है। कल इंडिया अलायंस का एक मीटिंग मुंबई में हुआ 2 दिन का, उसका मैसेज पूरे देश में जा रहा था। तिलक भवन जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का जो शक्ति स्थल है, वहाँ पर हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी आए और उनसे भी एक बड़ा मैसेज पूरे महाराष्ट्र में जा रहा था। वो डर के वजह से जो उपोषण मराठा आरक्षण के न्यायिक अधिकार का जो किया जा रहा था जालना में, वहाँ पर लाठीचार्ज करने का आदेश सरकार ने दिया। खुद राज्य के गृह मंत्री ने बताया कि हमने सौम्य लाठीचार्ज करने को बोला था, ये ज़्यादा लाठीचार्ज हो गया। इसका मतलब है कि सरकार इंडिया अलायंस का और राहुल गांधी जी का मैसेज पूरे देश में ना जाए और वो उस मैसेज को डाइवर्ट करने के लिए ये खेल बीजेपी ने किया। लेकिन पुलिस का लाठीचार्ज इतना भयानक था, छोटे बच्चों को भी पे भी जानलेवा लाठीचार्ज हुआ है। कम से कम 50 से 60 लोग वहाँ पर घायल हो चुके हैं और पूरे महाराष्ट्र में इस घटना की तीव्रता बहुत ही खतरनाक है। औरंगाबाद में तो बसेस जलाई गई और कई जगह में घटनाएं शुरू हो गई है। महाराष्ट्र पूरा जल रहा है और बीजेपी की जो मानसिकता है, आपने मणिपुर का उदाहरण है, हरियाणा का उदाहरण है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर इस तरह के राज्यों को जलाने का पाप केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, ये स्पष्ट हो रहा है। और राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के नाम की घोषणा की है और बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे हरद्वार दुबे के निधन से खाली हुई थी राज्यसभा की ये सीट, जहां पे दिनेश शर्मा के नाम का ऐलान किया गया। तो यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जिन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी है।
और बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे हरद्वार दुबे के निधन से ये सीट खाली हुई थी और अब राज्यसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। और आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह कैमूर पहुंचकर चंद्रवंशी का भभुआ लिच्छवी भनक के पास वैश्य समाज और चौरसिया समाज के लोगों का विरोध किया है। बता दें कि तेली तमोली और दांगी जाति को मूल अति पिछड़ा श्रेणी में लाया गया था, जो इनके द्वारा अलग करने को लेकर संघर्ष मोर्चा चला रखा है, जिसको लेकर लिच्छवी भवन के पास भारी तादाद में वैश्य समाज और चौरसिया समाज के लोगों ने उनके वाहन को रुकवाकर घेराव कर विरोध किया। और रांची के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी संकल्प यात्रा के दौरान हुए अनुभव को बताते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल की विफलता जनता की नजर में साफ देखने को मिली है। राज्य की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। प्रशासनिक संरक्षण में राज्य में गड़बड़ी हो रही है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि राज्य की हालत को देखते हुए डुमरी विधानसभा के इलाके ने अब मन बना लिया है कि वहां बदलाव होगा और एनडीए गठबंधन की जीत के साथ डुमरी में अब बहुत जल्द नया सवेरा होगा। और दिल्ली में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि देश की जनता चाहती है एक देश एक चुनाव हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार वन नेशन वन इलेक्शन का वकालत की थी। देश की जनता भी चाहती है कि चुनावी पिकनिक से मुक्ति मिले। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पे हमला कर देश की संप्रभुता पर हमला किया है और कहा कि इंडिया गठबंधन सनातन विरोधी है। एक देश एक चुनाव समय की मांग है। भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, इसके लिए देश की जनता भी चाहती है कि एक साथ ग्राम प्रधान, मुखिया से लेकर प्रधानमंत्री तक के पद का चुनाव होना चाहिए। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार गंभीरता के साथ कई महत्वपूर्ण मंचों से इस बात की वकालत की है। मुझे लगता है कि आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो जल्द ही कोई निर्णय लेगी जिससे देश की जनता को चुनावी पिकनिक से मुक्ति मिल सकेगी। हम चाहते हैं, देश की जनता चाहती है कि देश में एक साथ चुनाव हो और भारत जल्द से जल्द पूरी दुनिया के पैमाने पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सके। उदयनिधि स्टालिन ने जिस प्रकार से सनातन धर्म के ऊपर हमला किया है, यह भारत की संप्रभुता के ऊपर, भारत के सनातन धर्म के ऊपर, दुनिया में सनातनियों के ऊपर एक बड़ा हमला है। मुझे लगता है कि इंडिया नामक गठबंधन जो कुछ लोगों ने मिलकर बनाया है अपने परिवार के जमीर को बचाने के लिए, उसकी कलई खुलना शुरू हो चुकी है। गठबंधन ठीक से बना नहीं और देश के मूल संस्कृति और सभ्यता पर, देश के बहुतायत आबादी को मानने वाले पवित्र धर्म सनातन के ऊपर हमला यह प्रमाणित करता है कि इंडिया गठबंधन में शामिल लोग देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता के खिलाफ हैं। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अंकुश अस्पताल का शुभारंभ करेंगी। साथ ही लेदवा ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के कार्यक्रम को भी पूरा करेंगे। इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। 4 सितंबर को बस्ती आएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उनके दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, ताकि कहीं भी किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। यहाँ कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होंगी और यहाँ एक अस्पताल का भी वो उद्घाटन करेंगी। राज्यपाल के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है।
तो शंकुश कैंसर अस्पताल है जहां पे वो पहुंचेंगी। और भागलपुर में जनता दल यूनाइटेड द्वारा आयोजित राज्यव्यापी अभियान ग्राम संसद सद्भाव की बात कार्यक्रम के तहत अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच एक समीक्षात्मक बैठक की गई और साथ ही प्रदेश कार्यालय द्वारा निर्देशित आगामी कार्यक्रम जाति आधारित जनगणना को लेकर बीजेपी के द्वारा किए जा रहे षड्यंत्र की पोल खोल और पूर्वी चर्चा की तैयारी को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। ये बैठक प्रमंडलीय कार्यक्रम प्रभारी प्रहलाद सरकार के निर्देश अनुसार जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह और महानगर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजदीप राजा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई। तो ग्राम संसद कार्यक्रम किया गया और इसमें कार्यकर्ताओं का इसके जरिए कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने की कोशिश की गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान वन नेशन वन इलेक्शन वाले बयान पे बिहार में विपक्ष ने पलटवार किया है और मोतीपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इजराइल मसूरी ने पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार सरकार चाहती है कि वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इनकम, वन नेशन वन हेल्थ ये होना चाहिए। मंत्री ने कहा कि देश में सबसे पहले शिक्षा प्रणाली को सुधारने की जरूरत है, चाहे अमीर का बेटा हो या गरीब का बेटा हो, शिक्षा सबका अधिकार है और वो समान मिलनी चाहिए। देखिए, हम चाहते हैं वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन इनकम। समान जो पहले ये सबसे बड़ी जो दूरी है खाई है इस देश में। कोई क्या शिक्षा में कोई अपने बच्चों को शिक्षा में लाखों रुपया महीना खर्चा करते हैं और कोई 1000 रुपया भी महीना करने की स्थिति में नहीं है। तो पहले समान शिक्षा प्रणाली लागू हो, ये हमारे देश के लिए सबसे पहले बेहतर होगा। समान स्वास्थ्य हो, चाहे वो रानी का बेटा होता हो चाहे मेहतरानी का बेटा होता हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था उसको समान रूप से हो, शिक्षा की व्यवस्था समान रूप से हो। और देश में जो अमीरी और गरीबी का जो लगातार खाई बढ़ता हुआ जा रहा है, इसको देखते हुए समान इनकम की भी व्यवस्था हो। उसके बाद अगर कोई बात हो तो हमको लगता है कि ज्यादा देश हित में होगा। इंडिया महागठबंधन कितना अच्छा साबित होगा आगामी लोकसभा? इंडिया महागठबंधन तो साबित होगा कि जब जब इंडिया महागठबंधन की बैठक होती है तब तक मोदी जो कुछ नया सुविधा छोड़ते हैं कि कहीं इसका ब्रांडिंग ज्यादा नहीं हो, मीडिया ज्यादा नहीं हो जाए, इतना उनको डर और भय व्याप्त है। और ये तो जग जाहिर है 2014 और 2019 दोनों चुनावों का अगर आप रिजल्ट लेकर के चलेंगे तो मैक्सिमम जो है 35% वोट इनको पूरे देश में पड़ा है। क्योंकि विपक्ष का बिखराव था इसीलिए सत्ता में आ जाते थे। आज बिखराव एकजुट हुआ है तो 65% इस देश का लोग इनके खिलाफ मतदान किए थे, अब सारे जुट रहे हैं। तो ऐसे ही 2024 में इनकी विदाई होनी तय होगी। तो यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन वाले बयान पर सियासत गर्मा चुकी है और बिहार सरकार में मंत्री ने मोदी सरकार पे पलटवार किया और कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन इनकम। मनोज कुमार हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज़्यादा जानकारी के साथ। मनोज, वन नेशन वन इलेक्शन के प्रधानमंत्री के बयान पे बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। कि देखिए, बिहार सरकार के मोतीपुर के एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो थे, उन्होंने पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार सरकार चाहती है कि वो वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इनकम, वन नेशन वन हेल्थ मंत्री का कहना था कि इस तरह का होना चाहिए था। लेकिन मंत्री ने कहा कि देश के सबसे पहले शिक्षा प्रणाली को सुधारने की जरूरत है, चाहे वो रानी का बेटा हो या फिर राजा का बेटा हो या किसी गरीब गुरबे का बेटा हो। लेकिन इस मामले में उनको ध्यान नहीं है पीएम साहब को। लेकिन पीएम महोदय का इस तरह का बयान आना ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए लोगों के लिए घातक हो सकता है।
यानी कुल मिला के देखा जाए तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये मुद्दा है, चूंकि एक तरफ तो इंडिया गठबंधन तैयारी कर रहा था सरकार को घेरने की, इस मुद्दे ने सियासत को गरमा दिया है। जी बिल्कुल। और देखिए अभी आए दिन जो नरेंद्र मोदी जी का जो बयान आया उसके बाद से लगातार जो बिहार के राजनेता है, विपक्षी के जो नेता है, देखिए उनको बोलने के कहीं ना कहीं कुछ मौके चाहिए, तो वो मौके के तलाश में रहते हैं, इसलिए कि आए दिन कहीं ना कहीं कुछ मौके को लेकर वो बयानबाजी करते हैं जिससे वो सुर्खियों में बने रहें। इस तरह का माहौल बना हुआ है बिहार में। बिहार में अभी जो माहौल है इस लेकर बहुत काफी चर्चा में पड़ा हुआ है। ठीक, बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन वाले बयान पे सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है और उसी को लेकर बिहार में भी राजनीति हो रही है, वार पलटवार हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल